सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य असत्य जो इस वर्ष पूर्ण 100% आने की संभावना है और पूर्णतः इनको ठीक तरह से समझें। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको 20 खालिस्तान यानी 20 खालिस्तान बताए थे, उनको भी ध्यान से पढ़ें और इन सत्य असत्य को भी ध्यान से पढ़ें। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल HTC क्लासेस बाय धर्मेंद्र सर। तो चलिए गाइस देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कहानी गद्य की विधा नहीं है। कहानी क्या है? गद्य की विधा नहीं है। जैसा कि इसमें स्पष्ट हो रहा है कि कहानी गद्य की विधा नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है भाई, इसको हम असत्य लिखते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसने लिख दिया है नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहानी गद्य की विधा नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो जाहिर सी बात है उपन्यास, जब हम उपन्यास लिखते हैं तो किसी के जीवन के बारे में वर्णन करते हैं और जहाँ जहाँ पर जिस जगह स्थान पर जो हमारा वक्ता है या जो करने वाला है, जो उपन्यास लिख रहा है, वो अपने बारे में लिखता है तो कई कथाएं लिखता है, तो उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, यानी इसका आंसर है सत्य। तीसरा है, गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, तो जाहिर सी बात है कि गद्य में हमेशा बोलकर और कहकर ही बताया जाता है, तो ये भी हमारा जो वाक्य है सत्य है। चौथा वाक्य, नाटक में एक अंक होता है। भाई नाटक में एक अंक नहीं होता, नाटक में तो कई पात्र होते हैं, नाटक को छोड़कर हमारे एकांकी में एक अंक होता है, ठीक है, तो नाटक में एक अंक होता है, यह बिल्कुल असत्य है। अगला पॉइंट, कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है। कैसी होती है? कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि कहानी हमारी लिमिटेड समय के लिए होती है और उपन्यास लंबे समय के लिए, ठीक है। छठवां देखते हैं, नेताजी की मूर्ति पत्थर की थी। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं थी। नेताजी की जो मूर्ति थी वो पत्थर की नहीं थी, ठीक है, तो ये हमारा असत्य हो जाता है। सातवां, मूर्ति की आंखों में संगमरमर का चश्मा था। अरे भैया, मूर्ति की आंखों में भी संगमरमर का चश्मा नहीं था, कि आप ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है। आठवां है, कैप्टन को बिना चश्मे वाले नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी। हाँ, ये बात सत्य है क्योंकि कैप्टन जो था व्यक्ति, उसे जब भी नेताजी को देखा तो उसे बिना चश्मे की मूर्ति बहुत बुरी लगती, तो ये वाक्य हमारा सत्य है। इसके बाद अगला पॉइंट है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, तो जाहिर सी बात है जो बाल गोविंद भगत थे वो हर वर्ष गंगा के लिए जाते थे नहाने के लिए, ये सत्य है। 10वां है, बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन कृषि था, तो जाहिर सी बात है भाई, बाल गोविंद भगत जो थे वो गांव में रहने वाले थे और उनकी आजीविका का साधन कृषि ही था, ये भी हमारा वाक्य सत्य है। अगला पॉइंट, बाल गोविंद भगत माह में प्रभाती गाना शुरू करते थे। भाई जो बाल गोविंद भगत थे वो माह में प्रभाती गाना तो नहीं करते थे, ये असत्य है क्योंकि वो शुरू से ही सुबह से ही गाना स्टार्ट नहीं करते थे, क्योंकि जब कुछ उनके साथ घटना हुई थी तभी उन्होंने गाना गाना शुरू किया था, तो ये वाक्य हमारा असत्य है। अगला 12वां है पॉइंट, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन हुआ करता था। नहीं भाई, जो मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन हुआ करता था, ये बात बिल्कुल गलत है, ये यानी असत्य है। 13, भादों की भादों की अधर रतियाँ में भगत गीत ना गाते थे, तो भाई भगत गीत नहीं गाते थे, ये बात हमारी असत्य है क्योंकि भादों की जो अधरतियाँ होती थीं उनमें भगत गीत नहीं गाते थे, तो ये असत्य है। 14वां है, बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे। ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे। अगला 15वां है, फादर कामिल बुल्के की बहन जिद्दी और सत्य थी।
हाँ भाई, फादर कामिल बुल्के की जो बहन थी बड़ी जिद्दी थी और बड़ी सख्त थी, ये बात हमारी सत्य है। 16वां देखते हैं, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में हुई, ये बात असत्य है क्योंकि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में नहीं हुई थी। अगला पॉइंट, फादर कामिल बुल्के को बहुत क्रोध आता था, तो भाई फादर कामिल बुल्के को बिल्कुल क्रोध नहीं आता था, ये बात हमारी असत्य है। अगला, फादर कामिल बुल्के की कर्मभूमि भारत रही, हाँ भाई, फादर कामिल बुल्के जो थे वो भारत की भूमि पर, यानी उनकी भारत वो जो कर्मभूमि है वो भारत में ही रहने वाले थे, ये बात हमारा सत्य है। 19 नंबर, परिमल एक साहित्यिक संस्था है, हाँ भाई, परिमल जो है वो कैसी संस्था है, साहित्यिक संस्था है, ये बात हमारी सत्य है। अगला है, मनु भंडारी को अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, बिल्कुल थी भाई, मनु भंडारी बात करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी और वो पिता से अपने विचार बिल्कुल प्रस्तुत करती थी, तो ये बात भी हमारी सत्य है। अगला है, मनु भंडारी के पिता रसोई को कबाब खाना कहते थे, नहीं भाई, पिता रसोई को कबाब खाना नहीं कहते थे, ये बात बिल्कुल गलत है, वह उनको रसोई घर कहते थे, ठीक है। अगला है, मनु भंडारी मूलतः एक कहानीकार है, तो भाई जाहिर सी बात है, मनु भंडारी एक मूलतः कहानीकारी है क्योंकि उनके कहानी का वर्णन मनु भंडारी ने बड़ी भांति किया है, तो ये बात हमारी सत्य है। अगला है, मनु भंडारी के घर में अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था, तो भाई मनु भंडारी के घर कोई भी व्यक्ति जाता था बिना अतिथि सत्कार के उसे वापस नहीं भेजा जाता था, ये बात भी हमारी सत्य है। अगला है, डॉक्टर साहब मनु भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक थे, हाँ भाई बिल्कुल थे, क्योंकि डॉक्टर साहब मनु भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक इसलिए थे क्योंकि जब भी उनके घर में कोई भी सदस्य बीमार हो जाता था तो मनु भंडारी के जो डॉक्टर साहब थे वो बिल्कुल उनके पारिवारिक चिकित्सक थे, जो उनकी हर बार सहायता और इलाज करने में मदद करते और जब भी उन्हें बुलाया जाता तो वो तुरंत हाजिर हो जाते थे। अगला है, प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं, हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सत्य है, जो प्राचीन भारत था उसमें स्त्रियां अत्यंत विदुषी ही थी, ये भी सत्य है। अगला है, मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को पराजित किया था, अरे भाई, मंडन मिश्र जो थे और जो उनकी पत्नी थी वो शास्त्रार्थ में बड़ी माहिर थी, उन्होंने शंकराचार्य जैसे लोगों को परास्त करके उनको पराजित किया और वह इसमें यानी शास्त्रार्थ में जीत गई थी, ये सब बात बिल्कुल सत्य है। 27, सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि जो सरस्वती पत्रिका का संपादन था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा नहीं किया गया था, किया गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही किया था, सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, ये बात सत्य है। तो अगला पॉइंट है, अत्रि की पत्नी और पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, यानी अत्रि की जो पत्नी थी पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी क्योंकि उन्हें बोलने में हिचकिचाहट होती थी और वह ठीक तरह से बोल नहीं पाती थी, जिस कारण से उन्होंने अपना व्याख्यान ठीक तरह से नहीं दे पाया था, तो ये हमारा 28वां हो गया। अब है अगला 29वां नंबर, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, भाई सभ्यता है तो संस्कृति बनेगी और संस्कृति बनेगी तो परिणाम तो निकलना ही है, तो सभ्यता जो है वो हमारी संस्कृति का परिणाम है, ये बात हमारी सत्य है। अगला है, आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा, आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा एक कारण रही है, भाई जब आग भूख लगती है तो हमारा पेट जो होता है वो बिल्कुल अजीब प्रकार की वातावरण करने लगता है, यानी कि अजीब प्रकार की हरकतें करने लगता है, तो भाई जब भूख लगती है तो हमें पेट के लिए कुछ खाना पड़ता है, और कहते हैं ना आज तो पेट में आग लग रही है भाई, तो ऐसा ही कारण होता है कि आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा एक कारण रही है, क्योंकि बिन खाए तो कोई रहा नहीं और बिन पिए कोई जिया नहीं, तो हम इस बात को बिल्कुल कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।